let's start your doubts. It's given a beam of specific kind of particle of velocity 2.1 into 10 to the power 7 meter per second is scattered by the gold nuclei. Find out the specific charge which is charged by mass for the particle if the distance of closest approach is given. तो देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट कर देते हैं. मतलब बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल थी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. सो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर को हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करो. सो 1/4πε0 इज़ 9 into 10⁻9. Q1 की वैल्यू 79 into 1.6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन. Q2 का चार्ज आपको निकालना है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2.5 into 10⁻14 मीटर गिवन है. दूसरी साइड में हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे. वेलोसिटी इज़ 2.1 into 10 to the power 7. आपको Q2 बाई एम निकालना है विच इज़ चार्ज टू मास रेशियो. सॉल्व करोगे तो 4.84 into 10 to the power 7 कूलम्स पर केजी आ जाएगा. ठीक. Second question is given for a hypothetical hydrogen atom. The potential energy of the system is given by UR equal to minus Ke square by R cube, where R is the distance between the two particles. If the Bohr model of quantization for the angular momentum is applicable, then the velocity of the particle is given by. तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स जो होता है माइनस डी यू बाई डी आर होता है. एफ डॉट डी आर होता है पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर आपको फोर्स निकालना होता है माइनस डी यू बाई डी आर से सॉल्व करेंगे तो फोर्स आपका के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब आ जाएगा. सॉरी के ई बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है. सो दिस इज डी बाई डी आर ऑफ के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब. ये सॉल्व करेंगे -3 के ई स्क्वायर बाई आर पावर 4 आ जाएगा. इस फोर्स को हमें एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना है हाफ एम वी स्क्वायर के, और दूसरा रिलेशन एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि बोहर मॉडल एप्लीकेबल है. दो इक्वेशन दो वेरिएबल का केस हो गया. यहाँ से आप सेकेंड वाली इक्वेशन से रेडियस की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और उससे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी. दिस कम्स आउट टू बी एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 24 पाई क्यूब एम स्क्वायर ए की स्क्वायर. सो इससे आपका आंसर सी आ जाएगा. कैलकुलेशन बस चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मे हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू -12. m इक्वल टू 1 मतलब ये एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस ऑर्बिटल में s इक्वल टू -12 मतलब उस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. तो m इक्वल टू 1 आपका p सबशेल में भी हो सकता है और d सबशेल में भी हो सकता है. s में m इक्वल टू 0 नहीं, m इक्वल टू 0 होगा, तो m इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है. तो जहाँ m इक्वल टू 1 पॉसिबल है वो केसेस मार्क कर लो. एक इस ऑर्बिटल में पॉसिबल है, एक इस ऑर्बिटल में पॉसिबल है और एक इस ऑर्बिटल में पॉसिबल है. अब उसने मैक्सिमम और मिनिमम बोला है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फील्ड होगा. अब जब D5 हाफ फील्ड होगा तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम होगा, आइदर +12 और -12. अगर हमने सबको +12 काउंट कर लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना है. तो मिनिमम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. 2p6 में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 3p6 में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. और मैक्सिमम काउंट करना है तो इसकी स्पिन को -12 काउंट कर लो, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर लेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे. तो इसका आंसर अगर आप मार्क करोगे तो इट मस्ट बी 2 and 3, दैट इज़ डी. तो उसका आंसर आपके हिसाब से डी हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट. It was found that 10 quanta of red light of wavelength 6850 angstrom was needed to release 1 molecule of O2. The average energy stored in the process for 1 mole of O2 evolved as 112 kilocalorie. What's the energy conversion efficiency for this experiment? देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है. आपको एनर्जी ऑफ क्वांटा निकालना है फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 10 क्वांटा लगता है, और 1 मोल के लिए लिखेंगे तो अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 मोल ऑक्सीजन हो गई. और एक क्वांटा की एनर्जी hc/λ अप्लाई कर दिया गया. वेवलेंथ आपको देखो 6850 एंगस्ट्रॉम दिया, तो इंटू 10⁻−10 किया, तो जूल्स में एनर्जी आ गई. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1874.3 किलो जूल आ जाएगी. इसका इफिशिएंसी निकालने का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी और कितनी सप्लाई करी. तो रिक्वायरमेंट थी 112 किलो कैलोरी, उसमें 4.18 से मल्टीप्लाई करो तो इतने किलो जूल्स रिक्वायर्ड था. उसके लिए हमने सप्लाई करा 173.4 किलो जूल. इंटू 100 करेंगे तो 26.9% आपका सॉल्व होकर आएगा, एंड योर आंसर विल बी बी. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स गिवन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on a copper foil. The shortest distance from the nucleus of the copper to which alpha particle reaches. Same distance of closest approach का क्वेश्चन हो गया. फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी की बराबर कर देंगे जब ये कॉपर फॉइल के नियरेस्ट पहुंच जाएगा. सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 1/4πε0 की वैल्यू पुट करी. कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, चार्ज 1.6 × 10⁻19. हीलियम का या अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2,
तो इसका स्क्वायर हो गया बाय आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रखी 5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल्स में कन्वर्ट करा 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करके, यहाँ से आर सॉल्व करके निकालेंगे तो 1.67 × 10⁻14 मीटर आ जाएगा, जिससे आपका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। क्लियर? Next question is given 3 gram of activated charcoal was added to 50 ml of an acetic acid solution, concentration 0.03 N. After an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 N. The amount of acetic acid absorbed per gram of charcoal. तो देखो पहले एसिटिक एसिड कितना एब्जॉर्ब हुआ ये निकालना है। पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.06 थी जो बाद में 0.42 बची। अब इस कॉन्सेंट्रेशन में से डिफरेंस करा, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा, ये मिली मोल्स है, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स हो गए, मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया। तो जो मास ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब आया दैट इज़ 0.054 ग्राम, और इतना मास 3 ग्राम चारकोल पर एब्जॉर्ब हुआ है, तो टोटल मास निकालने के लिए 54/3 कर लीजिए, विच इज़ 18 मिलीग्राम। ये चीज़ समझ गया ना, इसको हम लोग 54 मिलीग्राम लिख सकते हैं। तो 54/3 मतलब 18 मिलीग्राम, सो योर आंसर विल बी सी। क्लियर? Then the next question is given the dispersed phase in the collider iron hydroxide colloidal gold is positively and negatively charged respectively. Which one of the following statement is not correct? Coagulation in both the salts are brought by the electrophoresis. तो आपको पता है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो पहले केस में लिखा है कोगुलेशन बोथ द सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो दोनों का कोगुलेशन पॉसिबल है, दोनों किसी न किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट हैज़ नो इफेक्ट, यही गड़बड़ हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट में एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कोगुलेशन होगा। सोडियम सल्फेट कॉजेज कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्ट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि सोडियम सल्फेट के पास कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। सो सोडियम सल्फेट में जो Na+ आयन है वो कोगुलेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड कर देगा, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है तो गोल्ड के लिए कर देगा, जो कैटायन है वो एनायन के लिए करेगा, तो दिस इज़ फॉर गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन करेगा। और जो सल्फेट आयन है उससे कोगुलेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये बात समझ आई? पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कराएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेशन आयन का सॉल्ट का कोगुलेशन कराएगा। उसका लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली देन आयरन हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg2+ और Cl- है, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, तो अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, तो मोर चार्ज मोर कोगुलेशन पावर। तो इसलिए Mg2+ जो है वो गोल्ड का ज़्यादा कोगुलेशन कराएगा रादर देन Cl- ऑफ फॉर आयरन हाइड्रोक्साइड। उसका आंसर बी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट इट इज when O2 is adsorbed on a metallic surface, electron transfer occurs from the metal to oxygen। तो इस प्रोसेस में देखो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो वॉन डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। दूसरी बात एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में एंथैल्पी सर्टेनली नेगेटिव होगी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। इसका लिखा है ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज। तो पहले आप ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखो, इट इज़ 1s2 2s2 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ बीच में एक सिग्मा 2pz2 और आएगा, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, ये आपका कॉन्फिगरेशन बनेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो पहले, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, राइट। तो अब जब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन है तो थोड़ा चेंज कर लो, इसमें पहले सिग्मा 2pz2 फिल होगा, सो इट इज सिग्मा 2pz2 देन पाई 2px2 पाई 2py2, ये कॉन्फिगरेशन बनेगा आपके लिए। देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, तो सर्टेनिटी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो इससे स्टेटमेंट बी और सी भी करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर BCD रिपोर्ट कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट इज गिवन मिथिलीन ब्लू फॉर्म्स एन एक्वा सोल्यूशन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो मिथिलीन ब्लू अगर एक्टिवेटेड चारकोल पर एड्सॉर्ब होगा तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ,
This process is physical adsorption. So methylene blue adsorbed on a activated charcoal. This leads to physical adsorption. फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा जी नेगेटिव होता है. तो पहले प्रोसेस में देखा एड्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कोई बहुत अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो एड्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाई द डिक्रीज इन एंथैल्पी. यही हमारा आंसर है. तो उसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे. द एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. फिजिकल एड्जॉर्प्शन केस में ये गलत हो गया. एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये भी गलत हो गया. तो इसका आंसर बी लिखेंगे क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इट इज गिवन 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन. तो देखो 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके मोल्स लिख लो पहले. तो 3.6 बाई 32 ये मोल हो गए. 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर. तो ये मोल्स में 22.4 मल्टीप्लाई करा, ये वॉल्यूम आ गया. अब इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1.2 ग्राम ऑफ मेटल पे एड्जॉर्ब हो रहा है तो पर ग्राम कितना होगा. तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में 1.2 से डिवाइड कर दो तो इतने लीटर्स 2.1 लीटर्स पर ग्राम अपना आंसर आ जाएगा. तो उसका आंसर हम लोग सी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है. दैट्स गिवन आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय. तो आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, कोगुलेशन प्रोसेस होता है. तो कोगुलेशन तब होगा जब क्लाउड इज अ कोलाइडल सोल्यूशन. तो उस पर अपोजिटली चार्ज आयन अगर आप स्प्रे कर देंगे तो उस पर कोगुलेशन पॉसिबल है. तो इसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू AgI KI सोल्यूशन एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन इज फॉर्म. अब नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल कब बनेगा, जब AgI पे I माइनस एन एड्जॉर्ब हो. उसका मतलब हमें KI आयन एक्सेस में रिक्वायर्ड है. तो देखो पहले वाले ऑप्शन में चेक करोगे तो AgNO3 और KI बराबर है. दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करोगे तो इसमें KI एक्सेस में, इसलिए बी आंसर हो गया. तीसरे वाले ऑप्शन में देखो तो AgNO3 एक्स्ट्रा है तो इससे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा. अगर हम सी वाला ऑप्शन लेंगे तो इसमें AgI के ऊपर Ag प्लस आयन एड्जॉर्ब होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बनेगा. समझ में आई बात. और हमसे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बोला गया तो I माइनस एड्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब KI एक्सेस में लेना है. अगर AgNO3 एक्सेस में होगा तो Ag प्लस आयन एड्जॉर्ब हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. इज दैट ओके.